नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। दरअसल पिछले हफ्ते से लेकर अब तक इस हफ्ते की शुरुआत के पहले दिन भी अमित शाह पर ज़्यादा बात हो रही, क्योंकि पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश में अमित शाह का ये तीसरा दौरा था और जल्दी चौथे दौरे की बात भी उनकी हो रही है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश भाजपा को कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा बहुत ही कमज़ोर हो गई है और उसे ठीक करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अब अमित शाह जैसे चाणक्य ने कमान संभाली है। उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर इसके चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक है। प्रहलाद पटेल भी इसमें है और केंद्रीय कार्य समिति जो उनकी है भाजपा की, उसके महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उनकी टीम के साथ है। तो कह सकते हैं कि जो पिछले 8-10 सालों में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों की वजह से हम कह सकते हैं भाजपा कमज़ोर हुई, आज उसी कमज़ोर भाजपा को ठीक करने के लिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व जुट गया है और इसके चलते शाह का विनिंग फार्मूला भी सामने आया है। वो विनिंग फार्मूला ये है कि टिकट वितरण में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, यानी किसी नेता के भाई भतीजा, और हम इसमें एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा। सारे काम मेरिट पर होंगे, योग्यता के आधार पर होंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि हर पार्टी करती तो ऐसी बातें हैं, आदर्श की बातें की जाती है, नैतिकता की उदाहरण प्रस्तुत करने के बहुत सारे मिसालें पेश की जाती है, लेकिन होता कुछ और है। चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, हिमाचल की बात हो और दीगर राज्यों की बात हो, हर पार्टी हमाम में एक तरह से निर्वस्त है। इसी पर विस्तार से बात करके क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये फार्मूला कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जब टिकट बटेंगे तो किसी नेता पुत्र को, भाई को, भतीजे को और उनकी धर्म पत्नियों को टिकट नहीं मिलेगा या उनकी बेटियों को टिकट नहीं मिलेगा, और ये एक तरह का जीत का फार्मूला है। हो सकता है कि ये कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए एक बात की गई है जो अमल में आएगी तो असर होगा, और अमल में नहीं आई तो इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, बैकफायर भी हो सकता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल आशीष दुबे जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े प्रकाश पेशवे जी। ये IND24 परिवार के सामाजिक कार्यकर्ताओं में उनकी एक तरह से ये पहली चर्चा है, जिसको हम आपका बहुत स्वागत करते हैं प्रकाश जी। और हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं ग्वालियर से मध्य प्रदेश के पत्रकार जयंत तोमर जी। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो मामला है, हर कोई कहता है कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, नैतिकता के उच्च मापदंड स्थापित किए जाएंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है, कोई भी जो कहता है उस पर मत जाना, वो क्या करता है उस पर जाना। सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी से लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी या रामविलास पासवान की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, बीजेपी और जितनी पार्टियां हैं वो सब ऐसी बात करती है। आपकी राय, क्या ये अमित शाह का विनिंग फार्मूला हो सकता है मध्य प्रदेश में? अगर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट कटते हैं और कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो क्या स्थिति बनेगी, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमित शाह ने जो ये कहा है कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा टिकट वितरण में, अगर ये उनकी बात अगर बिल्कुल सही है तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं मामलों में, तो फिर उसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले इंदौर में सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि नेता का पुत्र अगर योग्य है तो फिर उसे टिकट देने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो ये इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जयंत जी, ये बातें वो सब करेंगे जिनके घर में बेटा है, बेटी है, या जिन नेताओं के यहाँ उनकी धर्म पत्नियां जो राजनीति में सक्रिय है, ये सब लोग कहेंगे जी। एक और नेता का नाम आप जोड़ सकते हैं, गौरीशंकर बिसेन भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, जयंत मलैया जी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, और ऐसे कई नेता हैं कतार में। अगर नाम लेंगे तो हमें लगता है कि लंबी फहरिस्त हो जाएगी, जो अपने खुद का टिकट कटने पर अपने बेटे, बेटियों या पत्नियों को टिकट देने की बात करेंगे। जी बिल्कुल लंबी फहरिस्त है। नरेंद्र सिंह तोमर अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रामू, फिर ज्योतिराय सिंधिया महाअरिवन सिंधिया को उतारना चाहते हैं, प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा सक्रिय हैं, और गौरीशंकर बिसेन का आपने नाम लिया ही। तो ऐसी एक लंबी फहरिस्त है नेता पुत्रों की, जिन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर थोड़ी बहुत राजनीति में जगह बनाई है, और कुछ उनके पिता का अर्जित प्रभाव है जिसका फायदा वो उठाना चाहते हैं जी। लेकिन अगर अमित शाह इस मामले में प्रतिबद्ध हैं कि वाकई नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर इस मामले में पार्टी विद द डिफरेंस उसको कुछ हद तक अब कहा जा सकता है।
लेकिन अभी लगता नहीं है। अभी तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ टिकट जो नाम लिए हैं उनमें से जी। दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो नेता पुत्र आस लगाए बैठे हुए हैं, तो 5 साल के लिए और बात उनके लिए चली जाएगी। जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हमने कहा कि सारी पार्टियां इस हमाम में निर्वस रहें। आप देख लीजिए, एक सिरे से माने इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। सबके नेताओं के पुत्र परिवार वाले पहले हैं, कार्यकर्ता या बाकी लोग बाद में हैं। आशीष जी, ये जो मामला है कुछ नया नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जो लीडर इस तरह की बात करते हैं उनकी बातों पर मत जाइए, वो निर्णय क्या करते हैं उस पर जाइए। आपकी राय, अगर ऐसा होता तो बहुत आदर्श स्थिति होगी, और वो आदर्श स्थिति बाकी पार्टियों को के लिए भी इस लाइन पर चलने को विवश कर सकती है। जब आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में उसका उद्भव हुआ था, वो शुरुआत करी थी, तो अब लोगों ने कहा था कि ईमानदार चेहरे होंगे, लिखे पढ़े लोग होंगे और वो काबिल होंगे जो समाज को, सरकार को दिशा दें। लेकिन हमने देखा बाद में वो भी 10 साल के भीतर थोड़ी सी रास्ते से भटक गई, पटरी छोड़ दी उसने। आपकी राय? बातें तो बहुत आसान है लेकिन करना कठिन है। बिल्कुल बातें ही आसान है, बाकी राजनीति में जो है परिस्थितियां जिस तरह से बदलती हैं और ख़ास तौर पर चुनाव के वक्त जैसी करवटें लेती है, तो सारे आदर्शों को कई बार पार्टियों को जानते बूझते भी थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ता है। भाजपा भी इसका अपवाद नहीं है। मैं दर्शकों से कह दूं कि जो शब्द आशीष जी थोड़ा सा कह रहे हैं, आप उसको ज़्यादा से समझ लें। हाँ जी। मैं इसीलिए भी थोड़ा सा देखिए, कांग्रेस में कांग्रेस इस तरह की किसी भी उलझन से मुक्त है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। वो देते हैं टिकट और जीतते हैं, वहाँ पर एक किस्म से मान्य है कार्यकर्ताओं में या क्षेत्र के लोगों में उसके प्रति जो धारणा हो, लेकिन पार्टी को इसको लेकर कोई हिचक नहीं है। भाजपा जो है कई तरह के आदर्शों संस्कारों से की बात आगे रखती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जैसे अमित शाह बोलते हैं कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, तो क्या वो आज की तारीख से नहीं चलेगा? ये जो पिछला चल गया है वो मान्य हो गया क्या? तो मध्य प्रदेश में भी ये स्थितियां जो हैं आसान नहीं हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब लंबे समय कोई काम करता है, तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई अभिनेता हो या कोई इस तरह के हो, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी जो विरासत है उसको संभाले। तो इस स्थिति में वो कोई बुरी बात नहीं है कि कोई अगर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसका हाथ बटाए, लेकिन अगर उसमें सबसे बड़ी राय होती है कि क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो क्या चाहते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि ये जो परिवारवाद है बहुत ज़्यादा थोपी जाने वाली चीज़ है। ये एक हद तक ठीक है, पार्टी के स्तर पे थोप दिया जाता है, लेकिन बाद में उसका फैसला तो मतदाता करता है। मतदाता तो इसको हम ये माने कि मतदाता उसको मान्य करता है, बेमन से करे मन से करे, नतीजा तो मान्यता का है। तो इसलिए इस तरह की पौध आती है और चलती है। लेकिन देखिए, भाजपा के साथ जो स्थितियां हैं, जो उलझने हैं, अभी ये जो सारी बातें की जा रही हैं, वो सिर्फ भाजपा के नेता, जो कार्यकर्ता हैं, जो कॉर्डर है, जो बिखरा हुआ है, जिसका मनोबल भी कुछ टूटा है, कुछ उसको हिचक भी है, आशंकाएं भी हैं, नेता भी कुछ अनमने से हैं। तो उन सबको संभालने के लिए किया गया है कि भाई हम आपको, बूथ के लोग, जैसे उन्होंने कहा कि बूथ का आदमी जो है या कार्यकर्ता जो है वो चुनाव जिताता है, नेता नहीं। ये उनका जो उत्साह बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें हैं। और कई बार ऐसे फैसले जो है बेमन से या मन से पार्टी को करने पड़ते हैं, और भाजपा भी पूरे देश में परिवारवाद को लेकर पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये जरूरी भी हो जाता है, कहीं ना कहीं कंपल्शन होता है, करना पड़ता है। तो अभी जो भाजपा की जो मुख्य चिंता है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के हौसले को बरकरार रखा जाए या उसको बूस्ट किया जाए। तो इसलिए ये इस तरह की मुझे लगता है बात है। अभी जब टिकट का वितरण होगा तब ये असल परीक्षा और उसका नतीजा उसी वक्त होगा। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन जो बात नैतिक रूप से ठीक है, जो आदर्श है, बात तो वही मानी जाएगी। अलग बात है कि लोग उसको ना माने, और फिर कई पार्टियों, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में वो स्वीकार्य है। अगर कांग्रेस के नेताओं या किसी समाजवादी पार्टी या लालू प्रसाद यादव की पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी के लोग ये ऐसा कर रहे हैं और वो जीत के आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जनता को वो स्वीकार है। कई बार विकल्पहीनता होती है कि ठीक है, विकल्पहीनता के चक्कर में ये जो गलत लाइन है वो स्वीकार नहीं हो सकती। मैं थोड़ा सा 5000 साल पीछे अगर आपके मुझसे जाऊँ, मैं महाभारत काल में भी ये कहा गया था कि राजवंश में जो योग्य होगा वो राजा बनाया जाएगा। अब हम राम की बात करें उस दौर में, तो वहाँ भी योग्यता की बात की। अब अगर आज की बात करें तो योग्यता की बात सब लोग कर रहे हैं। अगर आपका पुत्र है इसलिए उसमें योग्यता है, तो हमें लगता है कि इस पर ही लोग छीटाकशी करेंगे, इस पर ही कटाक्ष करेंगे। अलग बात है कि हम अपने बेटे को टिकट दे दे वो जीत कर आ जाए, क्योंकि पार्टियाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हमारी दुकान है उसकी गद्दी पर वो बैठेगा, अगर हमारे कंपनी है तो उसके डायरेक्टर वो बनेगा। लेकिन ये तो जनता की अदालत है, जनता के दिल पर राज करना
इसलिए नहीं कि वो किसी विधायक का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा है तो बनेगा। अलग बात है कि ये चल रहा है, लेकिन ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। हम उसे चाहे जिस फ्रेम में ले जाके फिट कर दें, जनता इसमें फैसला करे। हाँ, तो ये बोल रहा हूं, जनता करती है। जनता और जनता को अगर आप विकल्प देंगे तो वो खारिज करेगी, लेकिन आप विकल्प ही नहीं देंगे तो फिर वो नेता के लीडर ही जीतते आएंगे। जैसे इंदौर की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को टिकट मिला, वो जीत कर आए, लेकिन पार्टी ने कैलाश जी को टिकट नहीं दिया। ये उदाहरण है। सुमित्रा महाजन को टिकट दिया तो उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, इसलिए वो आज कह रही है कि अगर बच्चों में काबिलियत हो तो टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इसके चलते उन्होंने अपने बेटे के टिकट खो दिए हैं। हालांकि फिर राजस्थान भी है, वहाँ टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ रमन सिंह के बेटे को टिकट दिया है। तो कई जगह ये अवधारणाएं टूटी भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ आगे तो वो अंतिम सत्य पत्थर की लकीर है, लेकिन इसका पालन अगर 50, 60, 70%, 80% भी हो जाए तो कार्यकर्ताओं के मौके मिल जाते हैं। ये कुल मिलाकर चर्चा का उद्देश्य है। प्रकाश जी, आपकी राय कि क्या राजनीति में लीडरों के परिजनों को टिकट नहीं मिलने से पार्टियों को फायदा होगा, और अमित शाह का ये बयान कितना आम आदमी के नाते आपको अपील करता है? आपकी राय। नहीं, निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं को तो हौसला मिलेगा, और जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, जो सारा शुरू से लगा के आखिरी तक जो है अपना पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए और उसको जीतने के लिए जो वो मेहनत करता है, तो उसको उसका जो है ना उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं, तो लेकिन आम जनता उसे किस ढंग से देखती है? ये तो आपने पार्टी की बात करती कि ऐसा होना चाहिए, जनता इसको कितना अच्छे से लेती है? क्या उसको बड़ा पॉजिटिव लेती है, या वो ये सोचती है, आपके मन में क्या ये रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने 50 साल राजनीति की तो उसके परिवार के लोग का भी तो उसकी राजनीति में योगदान है। उन्होंने चुनाव में मदद की, कई लोगों को घर खाना खिलाया, उनकी सेवा की, तो फिर उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को भी टिकट मिलना चाहिए। काबिलियत उसमें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब टिकट देने आते हैं तो कई बार काबिलियत एक तरफ होती है, सिर्फ नेता पुत्र होना ये काबिलियत बन जाता है। जी नहीं, जैसे आशीष दुबे जी ने कहा ना कि आखिर मतदाता तय करता है। जी, तो मतदाता तय करता है, और मतदाता ये देखता है कि किसने मतलब कौन क्या काम कर रहा है। निश्चित रूप से जहाँ नेता काम करता है तो उसका परिवार भी उससे जुड़ा रहता है, प्रचार में उसके सारा परिवार भी लग जाता है, इवन उसके नाते रिश्तेदार भी सब लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो उनके बच्चों का भी और उनके परिवार का भी उसमें उनके जो भी जीतते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उसमें उनका भी योगदान होता है, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए कई बार, और निश्चित रूप से यदि कोई नेता का पुत्र यदि मतलब जनता के काम कर रहा है और लोगों के काम कर रहा है, और वो सारे जो है इससे जुड़ा हुआ है, जमीनी इससे जुड़ा हुआ है, तो उसको भी दिया जाता है, तो कोई बुराई नहीं है। सुमित्रा महाजन जी ने अभी जो अपने विचार प्रकट किए थे, तो निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि हम उनको भी नकार देंगे तो वो भी उतना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल जयंत जी, दरअसल हम अगर पत्रकारिता की बात करें तो ऐसे कई मीडिया हाउसेज हैं जहां जो मीडिया हाउस के मालिक होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जब मीडिया हाउस में मालिक बनने के लिए भेजा तो उसके पहले उन्होंने उनकी रिपोर्टिंग कराई। एक इंदौर का नई दुनिया घराना, जो अब अभय सजलानी की बात करें, बसंती लाल सेठिया की बात करें और नरेंद्र तिवारी जी की बात करें, 3 लोगों ने मिलकर नई दुनिया इंदौर शुरू किया था। लेकिन जब इनके पुत्रों ने उस कारोबार में दखल देना शुरू किया तो बाकायदा अभय सजलानी को रिपोर्टिंग कराई गई, उनसे प्रूफ रीडिंग कराई गई, और उसके साथ साथ ये सब बताया गया कि किस तरह से अखबार बनता है, कैसे अखबार की पॉलिसी तय की जाती है। तब जाकर वो नीचे से चलकर आए और फिर अखबार के संपादक और मालिक बने, और उन्होंने सफलता के एक तरह से कीर्तिमान भी स्थापित किए। अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस होती है तो उसके लिए फिर कोई नहीं नकारेगा, लेकिन अगर आप एकदम से आसमान से किसी को उतार देंगे कि ये उनका पुत्र है इसलिए मिलना चाहिए, भले ही वो फिल्मी दुनिया में काम कर रहा हो या किसी औद्योगिक घराने में काम कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर जनता या कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी नाराजगी या थोड़ी सी उपेक्षा का भाव रहता होगा। आपकी राय, अगर पार्षद का टिकट दें, ग्राम पंचायत से, जिला पंचायत से अपने बच्चों को वो शुरू कराएं, तो फिर मुझे लगता है कि पहले मंडल, जिले और प्रदेश की समिति में जैसे आम कार्यकर्ताओं को आप घिसते हैं और उस लाइन से लेकर बनाएंगे तो फिर वो स्वीकार्य भी होगा और वो आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। ये एक बात लगती है, हालांकि ये बहुत आदर्श की बात है, इस पर अमल करना कठिन है। जी राघवन जी बिल्कुल ठीक कहा। वो सारा इतिहास हम लोगों ने भी पढ़ा कि किस तरह से अभय सजलानी जी को बाकायदा विधिवत बिल्कुल जमीनी स्तर से ट्रेनिंग दी गई, और सार्वजनिक जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसा हो तो ये तो अच्छी ही बात है। लेकिन यहाँ एक 2 बातें मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि राजनीति, सार्वजनिक जीवन, ये सब
आंदोलनों से होते हुए ये सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन अब पिछले लगभग 2 दशक से मुझे ऐसा कोई नेता पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है जिसने जो आंदोलन के माध्यम से जिसने अपनी छवि बनाई हो। होर्डिंगें बांट दी जाती है उनके जन्मदिनों पर, या और किसी तरह के उत्सव होंगे, भागवत होंगे, भंडारा होंगे, ये सारी चीजें खासतौर पे जहां से मैं हूँ ग्वालियर चंबल संभाग में, यहाँ ये नियम बन गया है कि एक परिवार में अगर 4 लोग राजनीति कर रहे हैं तो शादी विवाह में कहाँ गमी में जाना है, किसको किसको कहाँ जाना है, सुबह से ड्यूटी लग जाती है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए भारतवर्ष के उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में राजनीतिक दलों को, वहां तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जो जिन्होंने पार्टी बनाई थी उन्हीं के बेटे उनके हाथ में पार्टी की बागडोर आ गई। तो जो जिन्होंने अपना पसीना बहाया, फर्श बिछाए, जिन्होंने आंदोलनों में डंडे खाए, वो लोग नेतृत्व तो उनके हाथ में क्यों नहीं आ पाया, बागडोर उनके हाथ में क्यों नहीं आई। तो ये दशा और दिशा पिछले लंबे समय से 3-4 दशक से बिगड़ी हुई दिखाई देती है। जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है, और लेकिन जनता अगर लोकतांत्रिक ढंग से विचार करे और लोग हिम्मत के साथ अगर काम करते रहे, साधारण लोग भी, तो ये चीजें बदल सकती हैं, ये दिशा बदल सकती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कहना जनता के साथ भी जाती हुई कि जनता ने स्वीकार कर लिया है, अगर विकल्प नहीं हुआ तो क्या करेंगे। जनता ने कई बार खारिज भी किया है। पिछले चुनाव को देखेंगे तो कई बड़े दिग्गज परिवारों के पुत्र और पुत्रियां चुनाव हारे भी हैं। तो अगर विकल्प अच्छा मिलेगा तो वो हराए भी जाएंगे। लेकिन ये कहना कि स्वीकार किया, तो मुझे लगता है कि अब सभी अंधे तो लोग काना तो चुन ही लेंगे ना। उसमें लोग कहते हैं कि विकल्प क्या, सब खराब है, जो कम खराब है उसको चुन लीजिए आप। तो लोग सोचते हैं कि चलिए जो कम खराब उसी को चुना जाए। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो ज़मीन से उठकर आता है, जो गरीबों के पसीने को देखता है, जो झुग्गियों से निकलता है, अगर वो राजनीति वहाँ से करेगा तो वो चीज़ों को समझेगा भी। एक मैं उदाहरण दूंगा, हालांकि उसका इससे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसका उनको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि देश की यात्रा करने से फ़ायदा मिलता है और देश को समझने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश की यात्रा की थी, उनको फ़ायदा मिला, मध्य प्रदेश को उन्होंने जाना। तो कम से कम जिस क्षेत्र से आप टिकट मांग रहे हैं उसकी तो वो नाजुक मिजाज पत्रों के लीडर वो पदयात्रा करें, लोगों के साथ रहें, झुग्गियों में एक रात गुजारें, फिर वो गंदी नालियाँ जहाँ पानी बहता है वहाँ भी खटिया पटिया डालकर बैठें और लोगों से बातचीत करें। तब उनको पता होगा कि ज़िंदगी असल में कहाँ से गुजर कर कहाँ तक पहुँचती है। अभी तो आप परिवार में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, वहीं से आप बन गया, तो आपको लोगों का पता नहीं है। लेकिन मैं प्रकाश जी आपके पास ही आऊँगा कि लंबी फहरिस्त है दोनों पार्टियों में नेता पुत्रों की। कांग्रेस में तो जैसे आशीष सिंह की वहाँ स्वीकारता है, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र चुनाव लड़ते हैं, स्वीकार रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र को अगर किसी और को टिकट मिलेगा तो हो सकता है वो भी जीत जाए। कमलनाथ जी के पुत्र को टिकट मिला, वो चुनाव जीत गए, बहुत मामूली अंतर से जीते। किसी और को भी टिकट मिलता तो वो भी शायद इतने अंतर से जीत सकते थे। तो ये चीज़ें बताती है कि आपके पुत्र होने से वो चुनाव जीत रहे नहीं, बल्कि कई बार वो बाल बाल बच रहे हैं चुनाव हारते हारते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लीडर क्या कर रहा है इस पर मत जाइए, वो क्या कर रहा है इस पर जाइए। आपकी राय बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से जो है मतलब जो उनके कार्य ही उनको जो है मतलब उनकी जो छवि जो है वो उसी उनके कार्य और उनकी ज़मीनी जुड़ने से ही उनके आ सकता है। क्योंकि जो हमने वहाँ क्या बिहार है की बात भी की। मेरे को लगता है अभी जो बीजेपी जो है जी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से जो है अनुभव लेके थोड़ा यहाँ पे जो उन्होंने जो निर्णय जो बदला है कि जो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को जो ये दे रखा है निर्णय करने का सारा दारोमदार, तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कर्नाटक और हिमाचल का थोड़ा सा जो हार का जो है उनका वो है। दूसरा, यदि देखा जाए भारत में तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो उसमें परिवारवाद थोड़ा सा कम है। बाकी आम आदमी पार्टी तो अभी उसका अंकुरण हुआ है। हाँ, 10 साल भी फिर आएंगे, थोड़ा सा उनके बच्चे तो होने दीजिए आप, पर बड़े हो जाएं लायक तो जरूर वो भी राजनीति में कदम रखेंगे। पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपकी जेडी, आपकी लालू प्रसाद की पार्टी, तो ये सारी आरजेडी पार्टी, ये सारी जो है ममता बनर्जी की पार्टी। मैं इसके लिए एक लाइन बोल सकता हूँ, आशीष जी से सहमत होंगे। समाजवादी पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, इसमें तो बहुत बेशर्मी के साथ परिवारवाद को चला गया। और उस पार्टी में या चूंकि वो जीतते हैं तो लोग कहेंगे, जैसे हम सब इस बात पर बात करेंगे, अगर वो चुनाव जीतते तो जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन आप टिकट ही उनको देंगे तो फिर जीतेंगे ना वो। ऐसा नहीं कि वो हारेंगे। आप जनता ही नहीं है। एक सीट पर अगर लालू जी जीत रहे हैं, उसी सीट पर लालू जी के पुत्र आ गए, तो उस सीट से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो तो उसकी तो पॉलिटिकल लाइफ ही खत्म हो गई। वो कभी ना तो विधायक बन सकता, ना सांसद बन सकता। तो इस तरह की चीज़ों को हम तर्कों में तो फ्रेम में ला सकते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता के साथ जरूर अन्याय होगा जो मेहनत करते रहते हैं। आपकी राय, ये सारा जो मसला है
वो कहीं ना कहीं बातें तो जरूर करवाएगा, जैसे हम भी कर रहे हैं कि अमित शाह ने कहा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो ढाक के तीन पात। चाहे वो प्रकाश जी ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव की हार ने भाजपा को थोड़ा सा चौंकाया, चिंतित किया है। हम तो ये कहेंगे कि भाई पार्टियां अगर हारती हैं तो पहले उसका नेतृत्व जिम्मेदार होता है, वो उस पार्टी को उतनी दुर्दशा तक ले जाता है कि वो चुनाव हार जाती है, क्योंकि कोई पार्टी एक दिन में चुनाव नहीं हारती। वो लगातार जब 5 साल कमजोर होगी और आप ध्यान नहीं देंगे, शरीर जब कमजोर होता है, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, विटामिन नहीं खाएंगे, तो फिर वो बिस्तर पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए वो सब जिम्मेदार है जो इसको सुधारने की बात करें। आपकी राय बहुत संक्षेप बनी, विस्तार से भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो जरूर है। अगर हम कार्यकर्ताओं की पीड़ा के नज़रिए से देखें तो वो एक अलग दृश्य बनता है कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं को मौका कम मिलता है क्योंकि एक विधायक होता है उस क्षेत्र से, एक आध कोई सरकारी पद निकलता है, वहाँ चले जाते हैं, समितियों में चले जाते हैं, ज़िंदगी उनकी ऐसी खत्म होती है। तो लेकिन दूसरा पक्ष है उन नेताओं का कि उन नेताओं के नज़रिए से क्या होना चाहिए, और तीसरा पक्ष है पार्टी का कि वो क्या सोचती है। तो ये 3 अलग अलग पक्ष हैं पूरे उसमें। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के हिसाब से ठीक है, जो समर्पित कार्यकर्ता है उसे टिकट या कोई बड़ा मौका मिलना चाहिए। अनुमति है तो मैं एक बात पे जोड़ूं, ऐसे कई लीडर हैं दोनों पार्टियों में, 3 पार्टियों में, जो पहले खुद विधायक बने, फिर सांसद बने, फिर हटे तो उनकी पत्नियां सांसद बन गई, बिल्कुल, फिर हटे तो उनके बेटे या भाई सांसद बन गए। तो कार्यकर्ता की तो 2-3 नस्लें खत्म हो गई। बिल्कुल, वो तो केवल दरी और जिंदाबाद मुर्दाबाद ही करता रहा, और बाद में उसे छोटी मोटी टॉफी लॉलीपॉप कुछ मिल जाती, बेचारा उसी में गुजर करता है। बिल्कुल। अगर ये परिस्थितियां हैं तो फिर पार्टी का नेतृत्व सबसे बड़ा दोषी है ना। पार्टी एक तरफ बातें करती है कि हम कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, दूसरी तरफ मौके से दूर रखते हैं। तो सबसे बड़ा ही चीज ये है। अब ये बात है कि बच्चे क्यों जीत जाते हैं, बीवियां क्यों जीत जाती हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो क्षेत्र इतना वो नेता बना चुका होता है अपने लिए या अपने दल के लिए कि उस लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं, निष्ठाएं और सब चीजें, मजबूरियां भी जुड़ जाती हैं। तो ये सारा जो बवाल है मध्य प्रदेश में भी, अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी सत्ताधारी भाजपा के 1 दर्जन ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बेटे राजनीति में लॉन्चिंग के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का हाईकमान का जो स्टैंड है या उसका रुख है उसको देख के वो घबराए हुए हैं कि हम इसको लॉन्च करें या नहीं करें। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है पार्टी के नेतृत्व की कि वो आखिर में नेतृत्व कार्यकर्ताओं की भावनाओं से करता है या अपना नेतृत्व कार्यकर्ताओं पे थोपता है। बिल्कुल। तो ये स्थितियां अगर इस पे बीच में से कोई रास्ता निकलता है तो सही बात है, और नहीं तो ये जो एक परंपरा है, ये जिसको फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म भी कहा जाता है, तो वो चल रहा है। लेकिन बाद में बात अल्टीमेटली वही आती है कि फिर जनता, इस मध्य प्रदेश में जनता ने कई बार किन्नरों को जिताया है। अगर हम उसको थोड़ा सा अगर इससे थोड़ा अलग कर दें तो उन्हें कोई पसंद नहीं आता, उन्हें किन्नर जिताया। तो अगर आपको नेता पुत्र पसंद नहीं है, पत्नियां पसंद नहीं, किसी और को जिता दें आप और उनको झटका दे दें। तो ये चीजें हैं तीनों जगह की पसंद नापसंद। हाँ, लेकिन एक आइडियल बात करें तो वो यही है कि आप बिल्कुल नेता पुत्र के लिए आप फिर ब्लॉक से, मंडल से काम शुरू करें, उसको प्राइमरी से पढ़ाई बनाए और वहां से फिर उसको आगे ले जाए। लेकिन ये सब बातें हम इस पर और भी चुनाव जब आएगा तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी तो एक लाइन जरूर जो अमित शाह ने की वो चर्चा का विषय बनेगी, और अगर इस पर अमल होता है तो फिर दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बढ़ेगा कि वो अपने परिजनों को, उनके पुत्रों को, बेटियों को टिकट ना दे। लेकिन मैं इसमें एक शेर जोड़ूंगा कि ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है, और इसको अपन और जैन जी सवार सकते हैं कि आग का दरिया है, डूब कर तो जाना ही है, निकलने के बाद भी आग में रहना है, क्योंकि ये आग आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। तो कुल मिलाकर शाह का विनिंग फार्मूला जिस पर हमने बातचीत की वो है परिवार के लोगों को टिकट नहीं देना। लेकिन इस पर कितना अमल होता है इस समय बताएगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। जयंत जी आपका भी साधुवाद, प्रकाश जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।